हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो हमने साइंस की क्लासेस शुरू करवा रखी हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो आपने अपने आसपास के स्थान पर बहुत सारे पौधे और जंतु सहित काफ़ी अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी है वो सड़ने लगती है गिल्ली होने के बाद, तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से आप देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये संरचनाएं क्या होती हैं और कैसे बनती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप फर्स्ट है इसमें कि बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के बाद जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। सेकंड क्रियाकलाप लिया है कि एक तालाब यानी कि पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका भी प्रेक्षण कीजिए। तो क्या आपको इसमें सूक्ष्म जीव है वो गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ है जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रेड पर उगने वाले कवक हैं उसको आप किस लेंस की सहायता से देख सकते हो? आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हो, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो इम्पोर्टेंट है ये जो जीवाणु है, शैवाल, प्रोटोजोआ, आगे चित्र उनमें दिखाए गए हैं कि कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषाणु यानी कि वायरस क्या होते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। आगे इसमें चित्र है 2.5, उसमें विषाणु को दिखाया गया है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको आप फ्लू बोलते हो, और अधिकतर खांसी है जो विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस के द्वारा होते हैं। तो विषाणु से फैलने वाले रोग कौन से होते हैं? जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा होते हैं। और इनके अलावा कुछ और विशेष रोग भी हैं, पोलियो एवं खसरा, ये भी विषाणु से फैलते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो अतिसार एवं मलेरिया हैं ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, और टाइफाइड एवं क्षय रोग हैं ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पर दिखा रखे हैं जीवाणु कौन कौन से हैं, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। नेक्स्ट है डायग्राम, शैवाल कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, और नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। और कवक में कौन कौन से हैं, राइजोप्स जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तो यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में। आगे है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव है वो अकेले रह सकता है, और कवक और जीवाणु है वो समूह में रहते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव और हम।
सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। अब हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। मित्रवत सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं कि सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। हमारा जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। आप उदाहरण के लिए ले सकते हो कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा होता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट, दही एवं ब्रेड का बनाना। तो जो जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं वो कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज बोलते हैं जिसको, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। रवा, जिसको आप सूजी बोलते हो, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप लिया कि बर्तन में आप 1.5 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा यीस्ट पाउडर मिलाकर आप इसको गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, जो आपने आटा गूंथा था वो फूला हुआ मिला आपको। तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, एक क्रियाकलाप लिया। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 या 3 चम्मच हैं वो चीनी की मिलाइए। इसमें 1.5 चम्मच यीस्ट पाउडर लीजिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब आप विलेन को सूंघ कर देखिए तो यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। अब इम्पोर्टेंट है कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की थी। तो किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने 1857 में। सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या फिर कोई अन्य प्रतिजैवी की गोली या फिर कोई कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है? सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने क्या पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। तो इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में
सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो आगे क्या है इसमें, वैक्सीन, टीका। तो टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत या फिर निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा रहती है। इस प्रकार टीका है वो कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। तो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है, वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है? कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल दिखाए गए हैं चित्र में। पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है? तो आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी हैं वो अपने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जी का कचरा इकट्ठा करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाल देते हैं। कुछ समय के बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पर क्रियाकलाप लिया, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर लीजिए। इन्हें ए एवं बी आप नाम दे सकते हैं। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए और दूसरा जो गमला है बी, उसमें पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। उन्हें एक बार आप रख दीजिए और 3-4 सप्ताह के बाद आप क्या देखते हैं? तो आपने देखा होगा कि दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई आपको अंतर जरूर देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि गमला जो ए है आपने नाम दिया था, उसके पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। तो ये कैसे हुआ है? सूक्ष्मजीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। तो इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? तो सूक्ष्मजीव उन प्रक्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जो गले सड़े पौधे, जो कचरा होता है, उसको सूक्ष्मजीव परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उनको उनके ऊपर सूक्ष्मजीव कोई क्रिया नहीं कर पाते। तो बहुत बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में आपने देखा होगा। आप कुछ समय के बाद क्या देखते हैं कि वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग
उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि हानिकारक जो सूक्ष्मजीव हैं वो कौन कौन से होते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय, जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या फिर कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकनपॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस सांस के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो कुछ कीट एवं जंतु भी ऐसे हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अवशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण हो जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना हो जाती है। तो यही हम सलाह देते हैं कि भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। तो हम मलेरिया या फिर डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसके लिए सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को इकट्ठा न होने दे। तो इस प्रकार से हम अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। आगे है मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो कौन कौन से होते हैं रोग और उनके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, उनके संचरण का क्या तरीका है। सबसे पहले है मानव रोग, क्षय रोग। ये जो होता है इसका रोगकारक सूक्ष्मजीव है जीवाणु और संचरण का जो तरीका है वो है वायु। नेक्स्ट खसरा, ये वायरस के द्वारा, और वायु जो है ये इसका संचरण का तरीका है। चिकन पॉक्स है ये वायरस से, तो वायु या फिर सीधे संपर्क से ये फैलता है। पोलियो है ये वायरस से, वायु या फिर जल से। तो इनके बचाव के क्या उपाय हैं? जो क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण। नेक्स्ट है हैजा और टाइफाइड। दोनों के लिए जो है वो जीवाणु है और जो संचरण का तरीका है वो जल या भोजन से होता है। तो इनके बचाव के लिए क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। हेपेटाइटिस बी ये वायरस से होता है और जल है वो इसका संचरण का तरीका होता है कि जल के द्वारा फैलता है। उबले हुए पेयजल का हमें प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण इसका बचाव का तरीका है। मलेरिया है वो प्रोटोजोआ और मच्छर से इसका क्या है? फैलने का भय रहता है। मच्छरदानियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर इकट्ठा न होने देना। तो मनुष्य में होने वाले कुछ रोग होते हैं सामान्य से, ये आपने ऊपर पढ़ लिए हैं। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, संतरा, सेब इत्यादि हैं वो पौधों में रोग के कारक हैं।
रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तो कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। यहाँ पर दिखाया है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। तो पादप रोग, नींबू कैंकर सूक्ष्मजीव जीवाणु है इसका, और संचरण का जो तरीका है वो क्या है, वायु। यहाँ पर चित्र में दिखा रखा है नींबू कैंकर का। गेहूं की रस्ट, इसके लिए सूक्ष्मजीव कवक, और संचरण का जो तरीका है फैलने का वो वायु एवं बीज। भिंडी की पीत वायरस सूक्ष्मजीव है इसका, और फैलने का तरीका क्या है, कीट के द्वारा। तो ये कुछ सूक्ष्मजीव द्वारा पौधों में होने वाले रोग थे। आगे आता है खाद्य विषाक्तन, जो फूड पॉइजनिंग होती है, हम जब गलत खाना खा लेते हैं उसके कारण। तो इसमें क्या बताया कि सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, मतलब जहरीले बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। आगे है खाद्य परिरक्षण। तो अध्याय जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के बारे में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर कैसे भंडारण कर सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित जो भोजन है उससे दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि एक लड़के ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। तो अब उसे उलझन हो गई कि वो जो अचार है वो ख़राब नहीं होता, और उसने कुछ टाइम पहले जो आम लिए थे वो ख़राब हो गए। तो चलिए पढ़ते हैं कि खाद्य परिरक्षण के कुछ जो सामान्य तरीके हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सूक्ष्मजीवों से बचाव कर सकते हैं। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक या फिर खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नेक्स्ट, नमक का परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट, चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, कि कैसे परिरक्षण हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण होने से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। तो आपने घर में देखा होगा कि हम दूध को उबाल कर रखते हैं। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। तो जो थैलियों में जो दूध आता है वो संदूषित क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो दूध होता है वो पाश्चरीकृत होता है। तो जो पाश्चरीकृत दूध है उसको बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर हम उसको ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाश्चरीकृत दूध होता है उसको आप कितनी डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं।
भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधशील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आपने लास्ट जो क्लासेस हैं 6 और 7 है उसमें पढ़ा होगा कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, जो कि लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, पर आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। तो यह सब कैसे संभव होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले नाइट्रोजन चक्कर। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। तो पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये यहाँ पर पूरा नाइट्रोजन चक्र का चित्र दिखा रखा है कि किस प्रकार से होता है। तो अब आता है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने अभी तक क्या सीखा। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। सेकंड, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में मिला लिया जाता है उनको। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। और कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।